आप सभी का स्वागत है हमारे अस्तित्व अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हम लोग ने रिसेंटली 3 पेपर पुलिस कांस्टेबल के डिस्कस कर रखे हैं जो 2017 के थे। तो आज हम चौथा पेपर डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको जो वेरियस एग्जाम्स अभी होने वाले हैं मध्य प्रदेश के, उनमें आपका हेल्पफुल होगा। नॉट ओनली मध्य प्रदेश, बाकी भी अगर जो आप है ना बैंकिंग, एसएससी वगैरह, रेलवेज के एग्जाम देंगे उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप देख लीजिए। और हम अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है ना प्रीवियस ईयर के पेपर में ये चौथा पेपर लेके आए हैं 2017 का। ये देखिए, ये हम 2017 में 21 अगस्त को पेपर हुआ था, डायरेक्ट हम लोग वहां का पेपर लेके आए। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूछा गया था इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड। देखिए, मैंने आपको ये इमेज इसलिए डाल के रखी है यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज क्लियर हो जाए कि हाँ कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको ऑप्शन में देख रहा है तो 73 74, तो एग्जैक्टली इसके बीच में हुआ था 73 और 74। और अगर सिर्फ ऑप्शन में 73 आता है तो वो भी आपके लिए एग्जैक्ट आंसर 73 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर। और हाँ देखिए, एक चीज और इससे आता है कि भाई टाइगर मैन किसको बोलते हैं, कैलाश सांखलेया जी को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी बाघ के प्रोजेक्ट हुआ और किस राज्य में कितने बाघ हैं, अभी तो टाइगर रिपोर्ट भी आई हुई थी रिसेंटली। तो कुछ ऐसी चीजें आपको याद रखनी है कि कब क्या हुआ, कौन सा टाइगर रिजर्व है शामिल प्रोजेक्ट टाइगर में, कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, किस वर्ष में भारत गणराज्य बना। रिपब्लिक पूछा है। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा आपको। लोग इंडिपेंडेंट नहीं पूछा है, रिपब्लिक मतलब गणराज्य बना। तो आप जैसा सभी को पता होगा कि अपन 47 में अपन आजाद हुए थे और 50 में अपन है ना गणराज्य बने थे, मतलब रिपब्लिक बने थे। ठीक है, तो 1950 इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first direct entry Coast Guard officer to become the Director General of Indian Coast Guard? देखिए, इन्होंने ये पूछ लिया है भारतीय तटरक्षक बल के महादेशक बनने वाले प्रथम व्यक्ति का, अधिकारी का पूछा है उन्होंने। तो कोस्ट गार्ड में डायरेक्ट एंट्री वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले ऑप्शन में इनका नाम दे रखा है, देखिए राजेंद्र सिंह। एक्चुअली है ना राजेंद्र सिंह है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है। ये नेवल की एक ब्रांच है, कह सकते हैं अपन, जो नेवल अकेडमी होती है या फिर हमारी जो नौसेना है उसी की ब्रांच है ये। तो राजेंद्र सिंह थे, जो राजेंद्र सिंह पहले व्यक्ति थे जो है ना डायरेक्ट एंट्री से ऑफिसर बने थे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल की बात कह रहे हैं वो। अगर आप यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनका नाम डालेंगे तो आपको इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हु वॉज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मेघालय। अब देखिए, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल पूछा है। अब राज्यपाल वर्तमान में तो हमारे सत्यपाल मलिक जी हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसका भी पूछते हैं कि कौन है कौन नहीं है, ना कि मेघालय के। हर राज्य के आपको गवर्नर, सीएम, इन सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। और लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है। और जैसे आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश में भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा राज्यपाल का किसका शासन रहा है, किसका कम रहा है, और कौन रहा है कौन नहीं रहा। ऐसा भी ऑप्शन में दे देते कि इनमें से कौन नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इन्होंने पूछा है कि हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। अब भारतीय नौसेना के प्रमुख देखिए कौन है, एडमिरल सुनील लांबा उस समय थे। अब सुनील लांबा है ना, अब रिटायर्ड होके कौन, करमबीर सिंह का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत न्यूज में चला था कि सुनील लांबा के बाद ये बन गए थे करमबीर सिंह जी। तो आपको ये भी होना चाहिए, एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान है, सुनील लांबा इसके पहले थे। तो आपको अध्यक्ष भी पता होना चाहिए कौन है, सीडीएस कौन है, नेवी का डे कब मनाया जाता है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय। पृथ्वी की सतह 3/4 भाग फिल इन द ब्लैंक से एक प्रकार से किससे भरा हुआ है। तो जैसा सभी को पता है कि दो पानी का है ना, अपना लो अर्थ है ना लगभग 1/4 है ना पानी से भरा हुआ है। जैसा कि आप मैप देखते हैं तो अर्थ का मैप आजू बाजू आप देखते हैं पूरा पानी भरा हुआ है। तो लगभग 3/4 है ना, 3/4 भाग तो पानी से भरा हुआ है।
तो एयर तो ऑटोमेटिक है ही सब जगह, तो वाटर है, सैंड है, तो स्नो तो हो नहीं सकता, तो वाटर है, इसका मतलब पानी से भरा हुआ है। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा है उन्होंने, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? नहीं, ये पूछा है इन्होंने कि किस फील्ड में दिया जाता है। देखिए अब हाँ, ये भी पूछ लेते किसको मिला है रिसेंटली वाला, जैसे अभी अमिताभ बच्चन जी को मिला है रिसेंटली, तो इन्होंने पूछा किस फील्ड में दिया जाता है, तो साहित्य, समाज कल्याण, ड्रामा, फिल्म। देखिए फिल्म के फील्ड में दिया जाता है। खास तौर पर आपको ये याद रखना है कि पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था, देविका रानी जी को मिला था। फिर रिसेंटली किसको मिला है ये अवार्ड, मतलब इस क्वेश्चन से आप ये समझ जाइए कि पुरस्कार पूछे जाते हैं और उनकी फील्ड भी किस फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ फ्रीडम। अब देखिए फ्रीडम और एक्सप्रेशन, अगर आप सबसे पहली बात पॉलिटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, मतलब संविधान पढ़ रहे हैं, तो आपको आर्टिकल से याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया है, संसद किस आर्टिकल में दी है, और खास तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें आर्टिकल 21, 19, 22, ये तो कुछ कॉमन आर्टिकल हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, मेन मेन है जो। तो यहाँ पे फ्रीडम और एक्सप्रेशन की बात होती है, तो आर्टिकल 19 है जो अपना, वो उसकी बात करता है। और आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड आर्टिकल है, अगर आप है ना पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, अगर मौका मिला तो हम आपको है ना पूरे आर्टिकल बहुत अच्छे से समझाएंगे आगे। तो आपको आर्टिकल 19 का पता होना चाहिए कि फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की बात हुई है आर्टिकल 19 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पूछा है, उच्च न्यायालय का कहाँ पर है? देखिए तो सभी को पता है कि जबलपुर में हमारा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है ना स्थापित है, और ग्वालियर और इंदौर में उसकी खंडपीठ है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि देखो अभी एक्टिंग है, एक्चुअली अभी जो वर्तमान में जो है संजय यादव जी है, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कोर्ट वगैरह से या फिर बड़े इंस्टीट्यूट हैं, दो बार बार मैं बोल रहा हूँ, इनको याद रखना है कौन चेयरमैन है कौन नहीं है। अब पगरा डैम के बारे में पूछा है कहाँ स्थित है, देखिए डैम का पूछ लिया है इन्होंने कि डैम, ये पगरा डैम कहाँ पर है। पगरा डैम मोरेना में स्थित है, एक्चुअली ग्वालियर से थोड़ा सा आप जाएंगे दूर, लगभग 47 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पगरा डैम, ग्वालियर से मोरेना में लोकेट करता है एग्जैक्ट वो पगरा डैम। तो आपको डैम याद रखना होगा कि कहाँ पर कौन सा बड़ा डैम है, फेमस डैम है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कांस्टेबल है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, और किस नदी पर है ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब NH47A पूछा है, विच स्टार्ट फ्रॉम कुंदूर इज द शॉर्टेस्ट हाईवे इन इंडिया। देखो पहले तो उन्होंने सीधा सीधा ये बता दिया कि सबसे छोटा कौन सा है, 47A है भारत का, तो वो उसकी लेंथ पूछी है उन्होंने कहाँ पर। देखिए साउथ में लोकेट करता है ये कन्याकुमारी में एक्चुअली, तो ये 6 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, तो आपको ये याद रखना होगा कि कहाँ पर है, केरला में है एक्चुअली, केरला के में केरला कन्याकुमारी वहीं पास में, केरला में साउथ में है, केरला में। तो 6 किलोमीटर है उसका लेंथ, ठीक है। तो ये भी बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता पूछिए उन्होंने, 2015 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो ज्ञानपीठ देखिए, अभी मैं कह रहा था पुरस्कार वगैरह पूछ लिए जाते हैं, अभी आपने पुराने पेपर अगर कंटिन्यू हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही रिपीट हो रहे हैं, बस चेंज हो जाता है, ईयर चेंज हो जाता है, 2016 पूछ लेते हैं, किसी में 18 पूछ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। अब देखिए 2015 का पूछा है इन्होंने, तो रघुवीर चौधरी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक्चुअली ये क्या है, गुजराती लेखक है, इनका साहित्य से संबंध है, कभी कभी इनका ये भी पूछ लेना रघुवीर चौधरी जी का संबंध किससे है, तो ये साहित्य से है, लेखक हैं गुजराती, इनको 2015 का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सिखों के तीसरे गुरु के बारे में पूछा है। अब तीसरे गुरु कौन से हैं, तो तीसरे गुरु अमरदास जी हैं। देखिए अभी इसके पहले पेपर में 9वें गुरु पूछ लिए थे, तो पहले गुरु भी पूछ सकते हैं, दूसरे गुरु भी पूछ सकते हैं, 9वें गुरु, तो आपको 9 के 9 गुरु याद रखने हैं। देखिए गुरु सिख धर्म में होते हैं, तो हमको उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, कभी कभी पूछ लेते हैं किसने लंगर प्रथा स्टार्ट की, या फिर इन गुरु ने क्या स्थापित किया, कुछ बड़ी चीजें अगर किसी गुरु के बारे में है तो आपको वो याद रखना पड़ेगा।
उदयगिरी की गुफाएं पूछी हैं। अब उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो विदिशा में लोकेट करती हैं। उज्जैन में बहुत अलग दूसरी गुफाएं करती हैं लोकेट। वो मैं आपको अगर गुफाओं का सीक्वेंस, जो हम मध्य प्रदेश की जब सीरीज चालू करेंगे तब आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आपको गुफाओं से, किलों से, इन सारी चीजों से याद रखना है कि कौन सा किला कहाँ है। ये भी पूछ लेते किसने बनवाया, ये भी रखना पड़ता है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया। अब हमारे भारत में पहली बार एशियन गेम्स कब हुए थे? आप सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली में हुए थे। जब वहाँ पर आप अगर पुराने आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, अच्छा अपने भारत का स्टार्टिंग हुई थी दिल्ली से। तो कहते थे ना कि दिल्ली के एशियन गेम्स बहुत चला था बहुत समय। उस समय अगर आप लोग, खैर अपन तो नहीं थे, लेकिन अपन ने है ना न्यूज़ में, वीडियोस वगैरह में देखा है कि 1915 का जो एशियन गेम्स हुआ था वो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात थी। दिल्ली में हुआ था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, 51 में। द डिस्ट्रिक्ट्स इन विच टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट। कर्क रेखा से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसकी मैंने ट्रिक हमारे जो विधान जुडिशियल लॉ क्लासेस का है उस पर मैंने एक ट्रिक भी बताई हुई है आप लोगों को। ये ट्रिक से याद करवाए थे मैंने, तो आपको कभी याद गलत नहीं होंगे अब, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कौन सा जिला लोकेट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो अब देखिए, कौन सा कर रहा है ये याद रहेगा तो फिर आपको पता होगा कौन सा नहीं करता है। सायगढ़ सायपुर से तो करती है, भोपाल से तो निकलती है, जबलपुर से तो आप सभी को पता, उज्जैन। देखो ऑप्शन में देखिए, कई बार देखो आपको अगर याद नहीं है तो कई मेन मेन देखो उसमें दो ऑप्शन दिए रखे हैं तो और अच्छी बात है कि आप उसको ऐसे भी याद कर लेंगे, भाई उज्जैन से तो निकलती है, भोपाल से निकलती है, राजगढ़ से निकलती है। सायपुर का नहीं पता तो कोई दिक्कत, लेकिन इंदौर और बालाघाट से नहीं निकलती। ये चीज आपको दो, अगर मैप याद होगा मध्य प्रदेश का तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट मेटल। जी साइंस का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए क्या पूछ रहा है। सॉफ्ट मेटल दैट कैन नॉट बी कट इजिली बाय नाइफ, कैन बी कट पूछा है। देखिए आप बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि वह कौन सा मेटल है, धातु है जिसे हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। चाकू से कैसे काट सकते हैं? तो सोडियम पोटेशियम के बारे में जब स्कूल में पढ़ते थे अपन ने बहुत देखा था, प्रैक्टिकल भी किए होंगे कई लोगों ने, कि सोडियम और पोटेशियम को अपन है ना चाकू से आराम से काट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है क्योंकि वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैं कह रहा था दिवस भी पूछ लेते, तो अंतरराष्ट्रीय पूछ लिया है ना दिवस। श्रम दिवस कब मनाया जाता है? लेबर्स डे कब मनाया जाता है? लेबर्स डे अगर आपको पता होगा तो बताइए, किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है लेबर्स डे। इंटरनेशनल पूछ रहे हैं, नेशनल नहीं पूछ रहे हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। हर, अगर आप पुराने पेपर भी देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, हर बार एक नई क्वेश्चन आया कौन सा दिवस, तो दिवस याद रखना है आपको। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति को क्या होता है? देखिए इसके बारे में स्टेटमेंट है, इसको आपको समझना होगा क्या पूछ रहा है वो, कि इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं इसको अच्छे से ताकि समझ में आ जाएगा। सभी को राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है उपराष्ट्रपति, न कि राष्ट्रपति। देखिए तो क्या पूछ रहा है, मात्र राज्यसभा के सदस्य, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना इसको, मात्र लोकसभा से तो नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है बिल्कुल। तो ये पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? ये पूछा है उन्होंने, तो नॉट रिन्यूएबल। दो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का पहले भी क्वेश्चन आया था ये पूछ लिया है कि कौन सा नहीं है। तो विंड मिल, तो द विंड एनर्जी तो रिन्यूएबल सोर्स है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, टाइडल पावर। देखो टाइडल तो अपन जो ज्वारभाटा होता है उससे तो अपन ले लेते हैं न्यूक्लियर पावर की, लेकिन हाँ ऐसी एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज कर ली तो फिर अपन उसको फिर से नहीं ले सकते। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस वगैरह पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, क्या इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं। जो अगर आपको चीज पता हो क्या होते हैं क्या नहीं होते तो आप पता कर लेंगे। जैसे विंड मिल, भाई अपन फिर से उसे निकाल सकते हैं ना, एनर्जी ले सकते हैं। सोलर सेल से इसलिए तो लगाए जाते हैं ताकि अपन उससे कंटिन्यू एनर्जी लेते रहें। एलिमेंट विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर, ये भी अपन साइंस में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ते थे अपन
स्कूल टाइम में कि पानी में स्टोर नहीं किया जा सकता, किसको नहीं किया जा सकता, पोटेशियम जो मेटल होता है उसको अपन पानी में नहीं कर सकते हैं। और सोडियम की बात यह है कि सोडियम को हम पानी में रखा जाता है, सोडियम को, ताकि है ना, क्योंकि वो देखिए हाँ, जो सोडियम को रखा जाता है, जैसे ही अपन उसको एयर में रखेंगे, मतलब बाहर जैसे ही लगेंगे उसमें आग पकड़ लेती है। तो सोडियम मेटल होता है ना जो, उसको इसलिए अपन है ना जरूर लिक्विड में रखते हैं, नॉट ओनली अगर यहाँ वाटर इनने दे दिया है तो लिक्विड में रखते हैं सोडियम को, ताकि है ना वो है ना बाहर कैच ना कर ले फायर। अब वह तारामंडल का नाम हंटर है। अब देखिए इन्होंने पूछे रखा है कि कॉन्स्टिलेशन नेम्ड हंटर। थोड़े से ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि इसमें थोड़ा अगर आपको पता होगा तो सही होगा, नहीं तो तुक्का वाला काम चलता है। तो पोलर बियर का नाम आप सभी ने, साइरस का नाम भी सुना होगा, ओरियन का नाम अगर नहीं सुना हो ठीक है, ग्रेट बियर। देखो अपन को कई बार होता है बिल्कुल नहीं पता होता है, तो यहाँ पे आप ओरियन है, देखो इसका ऑप्शन का आंसर ओरियन है जिसका नाम हंटर था। तो बाकी चीजें भी आपको थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट ईयर क्या होता है, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब प्रोसेस पूछ लिया इन्होंने, क्या पूछा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब पॉलिनेशन होता है, अपन ने पढ़ा होगा कि जब पोलन ग्रेन्स है ना वो स्टिग्मा में जाते हैं तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस ही है फ्लावर में। अगर आप लोगों ने जासुन के फूल की अपन ने स्कूल टाइम में इमेज देखी थी, उसमें पॉलिनेशन बहुत अच्छे से बताया, तो ये है वो पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा में जाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैंने इमेज पहले आ गई है इसकी, एक्चुअली ये इसका आंसर है, मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू, तो ये पूछ रहा है ना, कोलेस्चाइमा जो होता है, कोलेस्टियमा जो होता है, ये देखिए प्लांट में ये आपको दिख रहा है, इस कारण से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में। ये एक ये कह सकते हैं मेम्ब्रेन टाइप की होती है जो प्लांट में गोल 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 ऐसे, या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेची रहती है, उसके कारण उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, पेड़ झुक जाते हैं ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है वो इस कारण से पूछते हैं। तो बायो के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं और डेप्थ के आते हैं। बायो के आपने पुराने भी पेपर अगर देखे होंगे ना तो उसमें डेप्थ के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बायो बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, ये बात आप चीज को समझ लीजिए। फॉरेस्ट इज बीइंग क्लियर्ड बाय cultivating crops, the environmental impact of such practical will lead to। अब देखिए क्या होता है, देखो हिंदी में अगर इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जाता है। देखिए शिफ्ट कल्टीवेशन होता है ना, जो झूम खेती बोलते हैं जैसे, वो उसी के पूछ रहे हैं। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सॉयल कल्टीवेशन तो होता ही नहीं है, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, सॉइल पॉल्यूशन तो कैसे होगा भाई, काट रहे हैं थोड़ी ना वो कुछ है। सॉइल फर्टिलिटी तो कम होती है, लेकिन मेन तो सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि पेड़ उसको जमीन को अपनी है ना मृदा को पकड़ के रखते हैं सॉइल को। अगर उसकी कल्टीवेशन कर देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो झूम खेती का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। It covers the end of limb bones and reduce friction in the joint which part is covered। अब इन्होंने यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढांकता है और जोड़ों में संघर्ष कम करता है। तो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, उनमें क्या होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जैसे हाथ का लिम्ब होते हैं, ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो क्या होता है, तो लिगामेंट तो अलग चीज है, लिगामेंट देखो क्या होता है, स्मूथ स्ट्रक्चर होते हैं लिगामेंट, शॉर्ट बैंड होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू है एक्चुअली लिगामेंट। कार्टिलेज भी, दो कार्टिलेज है ना, क्या करता है, ये करता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। मसल्स होते हैं, मसल्स तो देखिए आप है ना, मसल्स तो सब समझते होंगे। टेंडन्स भी एक बार होते हैं। तो ये क्या होता है, जो अपना लिगामेंट होता है ना, जो वो करता है कि फ्रिक्शन को कम करता है। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड। प्रोसेस पूछ लिया इन्होंने, क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट को अपन सॉल्ट सोल्यूशन से निकालते हैं तो क्या कहते हैं उसको, कौन सी प्रोसेस होती है उसमें। इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होती, हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, केमिकल इफेक्ट दो सॉल्ट से सॉल्यूशन से करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो कई चीजें एलिमिनेट करना भी आना चाहिए आपको, ये हो ही नहीं सकता।
इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो सॉल्ट सॉल्यूशन से कर रहा है ना वो तो केमिकल तो होता है, इसमें क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है, केमिकल इफेक्ट होता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, ओजोन लेयर का मुख्य कारण क्या है, ये बहुत पढ़ते हैं अपन एनवायरनमेंट में, और ये पता ही होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो मीथेन ईथेन बहुत सारे हैं उसके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसके कारण से ना ओजोन लेयर है ना डिप्लीशन होती है, ओजोन लेयर होती है ना जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करती है अंडर, ताकि हमारे लिए अंदर जो अर्थ की सरफेस पे अल्ट्रावायलेट रेस ना पाए, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। When viewed from the top of the water, the ponds appear, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, क्या होता है, कम गहरा दिखाई देता है। जब भी अपन तालाब ऊपर से देखते हैं ना, एक्चुअली जब पास में जाता है तब पता चलता है बहुत गहरा है, तो ऊपर से ये थोड़ा सा लाइट का फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला खेल है इसमें, तो कम गहरा दिखाई देता है अपन ऊपर से। प्रैक्टिकली चीजों को अगर आपने देखा होगा तो समझ जाएंगे क्वेश्चन को। तो हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। हम लोगों ने देखिए अभी ये पेपर कर रखे हैं और हम है ना बाकी पेपर भी कंटिन्यू करेंगे। दीपावली के कारण थोड़े से हम लोग के पेपर एक मिस हो गए हैं, एक डिले हो गए एक्चुअली, अब वो कंटिन्यू सीरीज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमको सजेशन भी दे सकते हैं हम क्या इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।